नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान कक्षा 12 में अध्याय 2 पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इसमें आज का जो टॉपिक पढ़ेंगे हम वो पढ़ेंगे परागण। जो आज का टॉपिक रहेगा वो रहेगा परागण। इंग्लिश में इसको कहते हैं पॉलिनेशन। परागण क्या है? तो परागण को समझने से पहले हमें पुष्प की संरचना समझनी पड़ेगी कि पुष्प के कितने भाग होते हैं और किस तरीके से ये परागण क्रिया होती है। तो सबसे पहले पुष्प की संरचना पढ़ेंगे। इस तरीके से पुष्प की संरचना पहले हम बना लेंगे। ये पुष्प की संरचना भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप सही से समझ लेंगे। ये इस तरीके से एक पुष्प में, ये एक संपूर्ण पुष्प है, इसके 4 भाग होते हैं या 4 चक्र होते हैं। इसका पहला चक्र जो होगा इसको कहते हैं बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज, इंग्लिश में इसको कहेंगे कैलेक्स। इसके बाद इसका जो दूसरा चक्र होता है वो होता है दलपुंज। इंग्लिश में इसको कहेंगे कोरोला। ये जो बाह्य दलपुंज है ये ग्रीन कलर का होता है। आपने देखा होगा जब पुष्प मैच्योर होने से पहले या पुष्प जब कली के रूप में होता है तो वो हरी कली में जिस चक्र में बंद होता है उसको बाह्य दलपुंज कहते हैं। ये दलपुंज पुष्प के परिपक्व होने से पहले पुष्प के अन्य भागों की रक्षा करता है। उसके बाद आपने देखा होगा जब पुष्प खिल जाता है तो उसमें कुछ कलरफुल पार्ट होते हैं। तो जो कलरफुल पार्ट होते हैं जिनको हम पंखुड़ी कहते हैं वो ये दलपुंज होते हैं। ये 4 से 5 या ज़्यादा भी हो सकते हैं। उसके बाद जो चक्र होगा वो होगा एंड्रोसियम। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको कहेंगे पुमंग। इंग्लिश में इसको कहेंगे एंड्रोसियम। ये एंड्रोसियम जो है ये पुष्प का नर जनन अंग है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में आता है कि पुष्प का नर जनन अंग कौन सा है। तो पुष्प का नर जनन अंग पुमंग है या एंड्रोसियम है। ये 3 पार्ट में बटा होता है। इसको एंथर कहेंगे या परागकोश। इंग्लिश में कहेंगे एंथर। और ये इसका फिलामेंट होगा और यहाँ पर इसको कनेक्टिव या संयोजी कहते हैं। तो पुमंग जो है इसका 3 पार्ट में बटा हुआ होगा, एंथर, कनेक्टिव और फिलामेंट। और ये पुष्प का नर जनन अंग है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर, एंथर के अंदर बनते हैं परागकण। परागकण बनते हैं जिसको मेल गैमीट भी कहते हैं, जिसको मेल गैमीट कहते हैं। उसके बाद जो चौथा चक्र है वो ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। इसकी जो ये संरचना है इसको कहेंगे स्टिग्मा या वर्तिकाग्र। स्टिग्मा या वर्तिकाग्र। उसके बाद ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो संरचना है इसको कहेंगे वर्तिका। इंग्लिश में कहेंगे स्टाइल। और ये जो यहाँ से यहाँ तक की संरचना है इसको कहेंगे अंडाशय।
इंग्लिश में बोलते हैं ओवरी। इस तीनों को मिलाकर यहाँ से लेकर यहाँ तक वर्तिकाग्र, वर्तिका और ओवरी को मिलाकर इसको कहते हैं जायांग या गायोनीशियम। और ये जायांग जो है ये पुष्प का मादा जनन अंग है। मादा जनन अंग है और इसके अंदर ये जो संरचना है इसको कहते हैं ओव्यूल या बीजांड। ओव्यूल या बीजांड। जब पुष्प मैच्योर हो जाता है, मैच्योर होने के बाद जब उससे फल बनता है तो पुष्प के ये सारे पार्ट नष्ट हो जाते हैं, सारे पार्ट नष्ट हो जाएंगे और केवल ये संरचना बचेगी और इससे ही यानी अंडाशय बचाएगा और अंडाशय से फल का विकास होता है। अंडाशय से फल का विकास होगा और जबकि बीजांड से बीज का विकास होगा। ये क्वेश्चन भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि फल का विकास किससे होता है, तो फल का विकास अंडाशय से होता है और बीज का विकास बीजांड से होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि सेब को आभासी फल क्यों कहते हैं, तो आभासी फल वो होंगे जिनमें अंडाशय के अलावा पुष्प का और भी कोई पार्ट हिस्सा लेगा। जैसे सेब में अंडाशय के अलावा यहाँ पर जो पुष्पासन होता है ये सेब के बनने में हिस्सा लेता है, इसीलिए सेब को आभासी फल भी कहते हैं। अब पुष्प की संरचना के बाद जो हमारा टॉपिक था परागण, इसको समझते हैं। परागण एक्चुअल में है क्या? परागण जैसे मैंने बताया कि पराग कोश में क्या बनते हैं, पराग कण बनते हैं जिसको मेल गैमीट कहते हैं। और इन मेल गैमीट का जो फीमेल गैमीट होंगे उस तक पहुंचने की क्रिया को परागण कहते हैं। यानी फीमेल गैमीट कहाँ होंगे, फीमेल गैमीट यहाँ पर बनेंगे, एग बनेगा, लेकिन एग से पहले ये परागकण कहाँ आकर गिरेंगे, ये गिरेंगे स्टिग्मा पर आकर। और स्टिग्मा पर गिरने के बाद में यहाँ से पोलन ट्यूब निकलेगी। पोलन ट्यूब में पोलन ट्यूब के बाद निषेचन होगा, ठीक है, वो बाद की बात है। तो ये परागकणों का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुँचना क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। दोबारा समझ लीजिए, परागकणों का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचना क्या कहलाएगा, परागण कहलाएगा। और ये जो क्रिया होगी परागण, ये दो प्रकार से होती है, एक तो स्वपरागण होगा और एक पर परागण होगा। यानी परागण कितने प्रकार का होगा, दो प्रकार का, स्वपरागण और दूसरा पर परागण। इसको कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन और इसको कहेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये वाली जो क्रिया मैंने आपको बताई कि ये एक ही पुष्प है, यहाँ से परागकोश से परागकण निकले और पुष्प के वर्तिकाग्र तक यहाँ पर आकर गिरे, ये होगा स्वपरागण। और यदि मान लीजिए ये एक पुष्प है और इसी पेड़ पर या इसी पौधा जो है इसी पर कोई दूसरा पुष्प लगा हुआ है और उस पर जाकर ये परागकण गिरते हैं, तब भी क्या होगा, तब भी स्वपरागण होगा। लेकिन फिर परपरागण क्या है, जैसे मान लीजिए ये पौधा है, गुड़हल का पौधा है, मान लीजिए पुष्प है गुड़हल का, और ये पुष्प यहाँ से इसमें से इसके परागकोश से परागकण निकले और बगीचे में किसी दूसरे गुड़हल के पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर गिरते हैं, तो वो हो गया पर परागण। यानी जब एक ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर अगर गिरते हैं परागकण तब तो स्वपरागण होगा। और यदि किसी दूसरे पौधे के, उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र पर जाकर यदि परागकण गिरते हैं तो वो क्या होगा, तो वो होगा परपरागण या क्रॉस पॉलिनेशन। परागण जैसे बताया दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण उसी पुष्प के परागकणों का परागकोश से निकलकर और उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना। जबकि परपरागण क्या है, परपरागण क्या है, उसी जो पौधा है एक, उसके परागकण परागकोश से निकलकर उसी जाति के किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना। तो परपरागण, स्वपरागण तो हो ही जाता है, स्वपरागण क्योंकि स्व जैसे मतलब है, स्व से क्या स्वयं हो जाता है। लेकिन परपरागण के लिए क्या है, परपरागण के लिए क्योंकि पुष्प जो है वो दूसरा, वो
दूर है, तो इसलिए पर परागण के लिए कुछ माध्यमों की आवश्यकता पड़ती है, कुछ साधनों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे साधन कुछ भी हो सकते हैं, वायु, जंतु, जल, कृत्रिम, मनुष्य द्वारा हो गया। अब तो इस तरीके से ये पर परागण जो है ये कई प्रकार से होता है, कई साधनों द्वारा होता है। जैसे सबसे पहले देखते हैं वायु परागण। मान लीजिए परागकण है, कोई पुष्प खिल रहा है, वायु चली, तेज झोंके हवा के चले और परागकण परागकोश से निकले और दूसरे पौधे के पुष्प तक पहुंच गए। जैसे कि मक्का, ये क्वेश्चन जो है मक्का का, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत पूछा जाता है कि मक्का में किस तरीके का परागण होता है, तो आप बता देंगे मक्का में वायु परागण होता है। मक्का में वायु परागण होता है। इसके बाद जैसे जंतु परागण है, जंतु परागण में अनेक जंतुओं द्वारा, अलग अलग प्रकार के जंतुओं द्वारा परागण होता है। जैसे कीट परागण, पक्षी परागण, मेलेकोफिली, मेलेकोफिली कहते हैं उस परागण को जो घोंगे द्वारा और गिलहरी द्वारा होता है। उसके बाद चमगादड़ द्वारा। तो कीट परागण में क्या है, जैसे मधुमक्खी, मान लीजिए मधुमक्खी मकरंद की तलाश में किसी पुष्प पर बैठी और पुष्प पर बैठने के बाद में उनके जो पंख होते हैं और पैर होते हैं उनसे परागकण चिपक जाते हैं और उसके बाद जब वो किसी दूसरे पुष्प पर बैठेंगी तो उसके वर्तिकाग्र पर जाकर वो उन परागकणों को छोड़ देती हैं। इसी तरीके से शलभ और मक्खी द्वारा भी कीट परागण होता है। इसके बाद पक्षी परागण। पक्षी परागण क्या करते हैं, पक्षी पुष्प पर बैठते हैं, जैसे निकोटियाना टैबेकम होता है, तो निकोटियाना टैबेकम जो तंबाकू की जाती है, तो इसमें क्या है, पक्षी उस पर बैठते हैं और बैठने के बाद उनके पंखों से या उनकी बॉडी से, उनके पंजों से वो परागकण चिपक जाते हैं और दूसरे पौधे के पुष्प तक पहुँचते हैं। मेलेकोफिली घोंगे द्वारा, गिलहरी द्वारा, ये इसमें भी इसी तरीके से होते हैं। ये फलों को खाते हैं या फूलों को खाते हैं और उसके बाद दूसरी जगह उन परागकणों को छोड़ देते हैं। इसके बाद चमगादड़ द्वारा है, तो चमगादड़ जो रात्रि में पुष्प खिलते हैं, जैसे कदम्ब है, कचनार है, तो इनमें चमगादड़ द्वारा परागकण होता है। चमगादड़ द्वारा परागण होगा, चमगादड़ उड़ेंगे, पुष्प पर बैठेंगे और उसके बाद बैठने के बाद में जब दूसरे पुष्प पर जब वो बैठेंगे तो वहाँ पर परागकणों को छोड़ देंगे। इस तरीके से जल परागण, जो पौधे जल में होते हैं उनमें जल में ही पुष्प खिलते हैं और जल में पुष्प खिलने के बाद में उनमें जल परागण ही होता है। जल द्वारा बहकर परागकण चले जाते हैं और दूसरे पौधों के पुष्प तक पहुंचते हैं। जैसे जोस्टेरा हो गया, न्यास हो गया, हाइड्रला हो गया, इनमें जल परागण होता है। इसके बाद है कृत्रिम परागण। कृत्रिम परागण मनुष्य द्वारा होता है। ये किस प्रकार से होता है, ये अलग से क्वेश्चन भी आता है कि कृत्रिम परागण लिखिए। तो जैसे मैंने अभी आपको पुष्प की संरचना बताई, तो पुष्प की संरचना कुछ इस प्रकार से थी। यहाँ मैंने आपको दिखाया कि एंड्रोसियम था, ये एंड्रोसियम इस टाइप से थे। तो कृत्रिम परागण में करते क्या हैं, कृत्रिम परागण में मनुष्य द्वारा ये जो एंड्रोसियम है या पुमंग है, इसको कैंची से यहाँ से हटा देंगे। पुष्प के मैच्योर होने से पहले या परिपक्व होने से पहले इस एंड्रोसियम को यहाँ से हटा देंगे और हटाने के बाद जब इसको हटा दिया तो परागण होगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ पर परागकण नहीं है। इस संरचना को यानी पुष्प को या वर्तिकाग्र को एक पॉलीथीन की सहायता से बांध देंगे। पॉलीथीन की सहायता से क्यों बांधेंगे, क्योंकि पॉलीथीन की सहायता से अगर नहीं बांधेंगे तो मान लीजिए दूसरे पुष्प के किसी के परागकण यहाँ पर अगर वर्तिकाग्र पर गिर गए तो इसको काटने का, यहाँ से इसको हटाने का कोई फायदा नहीं होगा। तो कृत्रिम परागण में मनुष्य द्वारा सबसे पहले चिमटी से पुष्प के परिपक्व होने से पहले इस संरचना को, एंड्रोसियम को यहाँ से हटा देते हैं और हटाने के बाद में इसको पॉलीथीन से बांध देते हैं। और जब ये पुष्प मैच्योर होगा, पुष्प खिल जाएगा, परिपक्व हो जाएगा, तो इसकी पॉलीथीन को खोलेंगे और जिस पुष्प से इसका परागण करवाना है उसके परागकण लेंगे और इसके वर्तिकाग्र पर छोड़ देंगे। जब वर्तिकाग्र पर छोड़ देंगे तो इससे क्या है, इससे जो इच्छित बीज होते हैं, इच्छित फल होते हैं, इस तरीके से वो मनुष्य प्राप्त कर सकता है। और उसके बाद भी, इस पर छोड़ने के बाद भी इसको क्या करेंगे, इसको पॉलीथीन से बांध देंगे। पॉलीथीन से बांध देंगे क्योंकि हो सकता है कि उसके बाद भी यहाँ पर दूसरे पौधे के परागकण आकर गिर जाएं, इसीलिए इसको सुरक्षित करने के लिए इसको दोबारा से पॉलीथीन से बांध देंगे। और ये क्रिया जो है कृत्रिम परागण कहलाती है। और जो एंड्रोसियम मैंने बताया आपको, एंड्रोसियम को यहाँ से हटाने की प्रक्रिया जो है वो कहलाती है इमस्कुलेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन अलग से पूछा था, इमस्कुलेशन क्या है, 1 नंबर में पूछा जा सकता है। तो इमस्कुलेशन आप बता देंगे कि एंड्रोसियम को या पुमंग को कृत्रिम विधि द्वारा पुष्प से हटाने की प्रक्रिया इमस्कुलेशन कहलाती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे पर परागण से होने वाले लाभ। क्योंकि स्वपरागण है तो स्वपरागण में तो एक ही पुष्प होता है और एक ही पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाकर परागकण गिरते हैं, तो उससे जो है
कोई ज़्यादा लाभ हानि नहीं है। उससे तो उसी तरीके की संतान उत्पन्न होती है, लेकिन पर परागण से क्या है, पर परागण से लाभ भी हैं और हानियाँ भी हैं। तो पर परागण से सबसे पहले पर परागण का लाभ जो है वो ये है कि इनसे उत्पन्न होने वाले फल जो हैं वो अच्छे होते हैं, भारी होते हैं, ठीक है, और इनके बीज जो होते हैं वो भी अच्छे होते हैं और भारी होते हैं, अधिक संख्या में होते हैं। तो इनमें जो फल बनेंगे, इनके फल अच्छे होते हैं, भारी होते हैं। ऐसे ही इनके बीज भी अच्छे होते हैं और भारी होते हैं। पर परागण से रोग मुक्त प्रजाति उत्पन्न की जा सकती है। रोग मुक्त या रोगों से लड़ने वाले रोग प्रतिरोधक जातियां जो होती हैं वो रोग प्रतिरोधक जातियां जो हैं वो उत्पन्न की जा सकती हैं। रोग प्रतिरोधक जातियां उत्पन्न की जा सकती हैं। इनमें विभिन्नताएं होती हैं, इनकी जातियों में विभिन्नताएं होती हैं। यानी इनसे जो होने वाली संतान होंगी, इनके जो उत्पन्न संतान होंगी, जो पौधे होंगे वो अपनी जो इनके मात्र पौधे होते हैं उनसे भिन्न होते हैं, यानी विभिन्नताएं होती हैं, उनसे अच्छी जातियां उत्पन्न होती हैं। इस तरीके से ये पर परागण से लाभ हो गए और उसके बाद होगा पर परागण से हानियाँ। पर परागण से हानियाँ में क्या है, सबसे पहले इन्हें ज़्यादा संख्या में परागकण उत्पन्न करने पड़ते हैं। जिसमें ज़्यादा ऊर्जा खर्च होती है। क्यों उत्पन्न करते हैं ज़्यादा संख्या में परागकण? क्योंकि जैसे मान लीजिए वायु परागण है, हवा चली और वो परागकण उड़कर गए तो वो क्या है, वो ज़्यादा संख्या में नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए जब वो नष्ट हो जाते हैं तो इन्हें क्या है, इन पौधों को ज़्यादा संख्या में परागकण उत्पन्न करने पड़ते हैं जिससे कि दूसरे पुष्प तक परागकण पहुँच सकें। जैसे कि मक्का के एक पौधे में पूरे जीवन काल में 2 करोड़ परागकण उत्पन्न होते हैं। मक्का का एक पौधा अपने जीवन काल में 2 करोड़ परागकण उत्पन्न करता है। इसी तरीके से इनके जो पुष्प होंगे वो चमकीले होंगे, कीटों को आकर्षित करने के लिए ज़्यादा मकरंद उत्पन्न करना पड़ेगा। इसमें क्या होगा, ज़्यादा एनर्जी खर्च होगी। परागकण अधिक संख्या में नष्ट होते हैं। इस तरीके से इसके ये कुछ लाभ हैं
और कुछ परपरागण से होने वाली हानियाँ भी हैं। तो आज हमने जो पढ़ा वो पुष्प की संरचना पढ़ा, और पुष्प की संरचना के बाद हमने परागण पढ़ा। 2 प्रकार का परागण था, स्वपरागण और परपरागण। परपरागण से होने वाले लाभ पढ़े और परपरागण से होने वाली हानियाँ पढ़ी। जो इससे संबंधित PDF है, जो वर्क है, वो आपको भेज दिया जाएगा। धन्यवाद।